हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम 2019 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर इकोनॉमिक्स का। बेटा चर्चा कर देता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले बेटा सेक्शन ए यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हुआ करता था, सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसी टाइम पर बेटा माइक्रो और मैक्रो पार्ट होते थे। ट्वेल्थ का माइक्रो 11th में चली गई है, आप सबने 11th में पढ़ी होगी बेटा। तो अभी हमें सिर्फ इस सैंपल पेपर से हमें सेक्शन बी सॉल्व करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो को हमने प्रिंट ही नहीं किया है। इंस्ट्रक्शन क्या है? 1 to 4 क्वेश्चन और 5 to 6, 7 to 9 और 10 to 12। ये मेरे लिए यूजलेस है। 12 क्वेश्चन हुआ करते थे माइक्रो के। इंस्ट्रक्शन ये पढ़ता हूं मैं 13 से 16 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। 17 और 18 क्वेश्चन 3 मार्क ईच। 19, 20 एंड 21 4 मार्क ईच। एंड 22 to 24 6 मार्क। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ फ्लो कंसेप्ट। बेटा फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बेटा टाइम डायमेंशन देना पड़ता है मेजरमेंट के लिए। तो आप लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पर नेशनल इनकम की बात लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, लॉसेस लिख सकते हो, सेविंग्स लिख सकते हो। ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है। प्रॉफिट्स लिख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। डिफाइन द टर्म टैक्स। बेटा टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द फर्म्स। ठीक है ना? टैक्स क्या है बेटा? कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी ही पड़ेगी। जनरली कौन देता है बेटा? हाउस होल्ड और फर्म्स देती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़। एज अ रिजल्ट the consumption expenditure rises from 4,000 to 4,600 crores। एमपीसी पूछा जाता है। बेटा एमपीसी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इंक्रीज इन द कंजम्पशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम। इनकम 5,000 से 6,000 हो गई, तो इनकम का इंक्रीज कितना? 1,000। खर्चे 4,000 से 4,600 हो गए, खर्चों का इंक्रीज कितना? 600। यानी कि आंसर आ गया 0.6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। what is meant by the primary deficit and what is meant by the fiscal deficit। फॉर्मूलास याद रखो, डेफिनेशन फ्रेम कर लेंगे। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप लिखो एक्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट excess of total expenditure over total receipt excluding borrowing is the fiscal deficit। हो गया बेटा, दोनों डन। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। स्टेट एनी टू अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और बेटा चॉइस का भी एक क्वेश्चन है। जीडीपी डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ कंट्री। defend or refute the given statement with valid reason। बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। ठीक है ना? एक आउटपुट का बेटा एक से ज्यादा बार काउंट हो जाना, ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? दो सॉल्यूशन पूछे हैं और दो ही सॉल्यूशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। चलो जी मैं डिस्कस करता हूं एक बार फटाफट से। बेटा आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा बहुत बार। फार्मर ने प्रोडक्ट बेचा मिलर को, मिलर ने बेकर को, और देन बेकर ने बेचा बेटा कंज्यूमर को। ठीक है जी। फार्मर ने बेटा व्हीट बेचा है 500 रुपए का मिलर को। मिलर ने क्या किया? फ्लोर बनाया, 700 का बेच दिया बेकर को। और बेकर ने बेटा ब्रेड बेची है कंज्यूमर को 1,000 रुपए की। देखो अगर आप ये सोचो कि मैं सबका आउटपुट जोड़ता चला जाऊं, 500 प्लस 700 प्लस 1,000, तो बेटा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी डबल काउंटिंग की। खुद सोचो, आटे में वीट की वैल्यू नहीं है क्या? जब आपने वीट जोड़ा 500 का और उसके बाद जब आटे की वैल्यू जोड़ दी 700 रुपए, इस 700 में 500 नहीं है क्या? और ये सोचो इस 1,000 में ये 500 दोबारा काउंट नहीं होंगे क्या? तो बेटा इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बचा कैसे जाए? दो रास्ते हैं बेटा। पहला रास्ता फाइनल आउटपुट मेथड। अब देखो इन तीनों में से फाइनल आउटपुट क्या है? ब्रेड है, सीधा 1,000 रुपये वैल्यू जोड़ दो।
एक तो रास्ता ही है। दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड क्या कहता था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर मेरा वीट का आउटपुट 500 रुपए में बिक रहा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने कुछ नहीं ली, यहाँ पर बेटा वैल्यू एडेड कितना हो गया? 500। मिलर के एंगल से सोचो, 700 रुपए का फ्लोर बेच रहा है लेकिन इसने इनपुट्स खरीदे हुए हैं, वीट खरीदा हुआ है 500 का, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना हो गया? 200। ब्रेड अगर आप 1000 की बेच रहे हो बेकर, तो आपने 700 रुपए का आटा खरीदा है, आपने कितनी वैल्यू ऐड करी बाय द वर्च्यू ऑफ योर प्रोडक्टिव एक्टिविटी? 300 रुपए। तो 500, 200 और 300 तीनों जोड़ लो बेटा, ये भी 1000 का। चाहे तो फाइनल आउटपुट मेथड का यूज कर लो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड का, तो आप हमेशा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचे रहेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। रही बात है स्टेटमेंट की, बाबू जीडीपी क्या क्लियर इंडिकेशन नहीं देता इकोनॉमिक वेलफेयर का? बिल्कुल मैं डिफेंड करूंगा स्टेटमेंट को, बिल्कुल ठीक है। जीडीपी एंड वेलफेयर इज नॉट वन एंड द सेम थिंग। आपने 5 और 6 रीजन पढ़े होंगे बेटा अपने बैचेस में, नहीं पढ़ रखे बेटा मेरी आप लॉन्ग वीडियो रेफर करो। जीडीपी एंड वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है थ्योरी की, ठीक है जी। सबसे पहली बात, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से बात समझा सकते हो, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से, एक्सटर्नैलिटीज से, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस से, ठीक है ना। किसी लेक्चर में काम करूंगा बेटा मैं इनको विद एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा, आज छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। मैं ज्यादातर यूनिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, किसी और लेक्चर में इसकी चर्चा कर दूंगा। 18th, if in an economy the change in the initial investment is 500 CR, MPS is 0.2, find the value of K and change in final income. very simple, कुछ है ही नहीं बेटा। K का फॉर्मूला लगाओ 1/MPS। MPS तो डायरेक्टली गिवन है आपको, तो ये तो पूछ भी क्या रहा है, खोदा पाड़ो और निकली चुईया। K की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स। अब बेटा K का फॉर्मूला लगा दो दूसरा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। के 5 टाइम्स है, डेल्टा वाई पूछा हुआ है मुझसे और डेल्टा है 500 करोड़ है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू 2500 करोड़। क्वेश्चन खत्म। ये तो हवाई क्वेश्चन है। कहता है हाउ आर कैपिटल रिसीट डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स? बेटा डिस्कस ब्रीफली। चलो जी पढ़ते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है बेटा? विच ईदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉसेस रिडक्शन इन एनी एसेट, जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दे या बेटा गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर दे। फॉर एग्जांपल, आपने बेटा बोरोइंग का नाम सुना है, मतलब लोन लेना। अगर सरकार लोन ले ले तो क्या सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है? और हर वो चीज जो ये लाइबिलिटी क्रिएट कर दे या सरकार की एसेट्स रिड्यूस कर दे, वो कैपिटल रिसीट है। बोरोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, ये चार ही एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, चारों में से कोई मेंशन कर देना। रही बात रेवेन्यू रिसीट्स की, बेटा प्रॉफिट की बात लिख सकते हो। गवर्नमेंट पीएसयू में मेजर शेयर होल्ड करती है, 100% शेयर होल्ड करती है इंडियन रेलवे में, वहां से कोई भी प्रॉफिट कमाती है। क्या बेटा प्रॉफिट कमाने से कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या कोई एसेट्स रिड्यूस हो जाती है? नहीं। तो प्रॉफिट की बात लिखो, डिविडेंड की बात लिखो, टैक्स की बात लिखो, इन सारी बातों से आप प्रूव कर पाओगे कि ना तो ये लायबिलिटी क्रिएट करेंगी ना ही एसेट्स रिड्यूस, और ये या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगी या एसेट्स रिड्यूस। तो चलो जी बढ़ जाते हैं आगे। 20th क्वेश्चन, स्टेट एंड डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ एड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेटा एग्रीगेट डिमांड के दो ही कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई, ठीक है जी, और इनको एक्सप्लेन कर देना, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ज्यादा इच्छुक हूं। इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप केटी रिप्रेजेंट, स्टेट एनी टू फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। बेटा ये डायग्राम दिख रहा है मुझे, ये डायग्राम दिख रहा है, मुझसे पूछा गया केटी क्या है। बेटा केटी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन? दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। और मुझसे पूछा गया बेटा फिस्कल मेजर्स, मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में भी बताया था फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं बेटा, विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं, विच आर टेकन बाय द आरबीआई। तो बेटा मुझसे फिस्कल मेजर पूछे गए इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। फिस्कल मेजर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर, गवर्नमेंट को बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही वजह से आता है, अगर इकोनॉमी में अंधाधुंध पैसे डाल दिया आपने, मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दी है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैसों की वजह से अराइज होती है तो पैसे कम कर दो इकोनॉमी से,
कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे कम कर सकती है? इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दो गवर्नमेंट, पैसे कम पहुंचेंगे लोगों के पास, या रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर ले। ये दोनों मेजर ही हो सकते हैं बेटा, और दोनों हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, मुझे पूछा गया डिस्कस द वर्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन, AD is greater than AS और ex-ante इन्वेस्टमेंट आर लेसर देन ex-ante सेविंग। ठीक है जी, सिंपल है बात बेटा। अगर AD इज ग्रेटर देन AS है, यानी कि हाउस होल्ड ज्यादा खरीदना चाहते हैं, हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू बाय मोर वेयर प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई लेस। ठीक है जी, प्रोड्यूसर सप्लाई कम करना चाहता था, हाउस होल्ड ज्यादा खरीदना चाहते हैं। बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमेशा प्लान्ड इन्वेंट्रीज जो आपके पास होती हैं, जो एक्सेस इन्वेंट्री आपके पास होती है, वो कहीं ना कहीं गिर जाती है। क्योंकि जो पुरानी इन्वेंट्री बची होगी, अगर बेटा ज्यादा डिमांड आई, वो सारी पुरानी इन्वेंट्री बिक जाएगी। ऐसे सिचुएशन में क्या करता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है, नौकरियां ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी और प्लान्ड इन्वेंट्रीज गिरेगी। ये तीन इंपैक्ट हो जाते हैं। अब दूसरी बात, एक्सांट इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एक्सांट सेविंग। बेटा ये वही सिचुएशन है वेयर AD इज लेस देन AS। ठीक है ना जी, वही सिचुएशन है वेयर AD इज लेस देन AS। एक तरफ AD इज ग्रेटर देन AS पूछ लिया, एक तरफ AD इज लेस देन AS पूछ लिया। ये सब बातें अपोजिट करते हो बेटा। अगर प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करना चाहता है लेकिन कंज्यूमर उतना खरीदना नहीं चाहता, तो प्लान्ड इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा, आपको प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा, और नौकरियां भी आप लोगों की खा जाओगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी कम करनी पड़ेगी। तो ये है बेटा परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 A एंड B पार्ट। ए पार्ट, डिफाइन ट्रेड सरप्लस हाउ इट इज डिफरेंट है बेटा, ये वर्ड ना डिफिकल्ट नहीं है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है जी, पढ़ते हैं बेटा। और वो ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, BOT का सरप्लस में होना। BOT मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, यही तो बेटा ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब यार एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बेटा ट्रेड सरप्लस मींस वेयर एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, गुड्स को हम विजिबल आइटम ही तो बोलते हैं, वेयर एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, such a situation is known as trade surplus. What do you mean by current account surplus? करंट अकाउंट में बेटा तीन तरीके की ट्रांजैक्शन कवर होती है, एक तो विजिबल आइटम, एक इनविजिबल आइटम, और तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो आप ये लिखोगे वेयर एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर is greater than import of visible item, import of invisible item and unilateral transfer. Such a situation is known as current account surplus. विजिबल आइटम मतलब जहां गुड्स की बात चल रही है, इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज और टेक्नोलॉजी की बात कर चल रही है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर बेटा वन साइडेड ट्रांसफर, दैट सिंपली मींस यू में से गिफ्ट्स, ठीक है ना, या रेमिटेंसेस। तो बेटा अगर हमारे पास फॉरेन से ज्यादा पैसा आ रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम से आ रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम से आ रहा है, या गिफ्ट से आ रहा है, या रेमिटेंसेस आ रही है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर, सच अ सिचुएशन इज नोन एज करंट अकाउंट सरप्लस। आई होप मैंने ये बात अच्छे से क्लियर कर दी आपको। बी पार्ट, इंडियन रूपी प्लंग टू ऑल टाइम लो ऑफ 74.48 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। द इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी थी। इन द लाइट ऑफ अबव रिपोर्ट डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द सिचुएशन ऑन द इंडियन इंपोर्ट्स। वैसे बता देता हूँ बेटा, हालात वर्स्ट हैं। अगर आज की सिचुएशन की बात करूं तो 84.48 के अप्रोक्स पहुंच चुके हैं, 10 रुपए और लो चुका है। चलो खैर 2019 में तो बेटा ये ऑल टाइम लो पर था अपने 74.48, आज भी ऑल टाइम लो पर ही है। ठीक है जी, तो मुझे ये बताना है कि इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, इस सिचुएशन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मान लो बेटा पहले इंडियन रूपी 70 रुपए का था, आज ऑल टाइम लो पर पहुंच गया, 74.48 पर पहुंच गया। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा,
फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इसी सिचुएशन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन का ना बेटा इम्पैक्ट होता है एक्सपोर्ट विल राइज, इंपोर्ट्स विल फॉल। ठीक है, एक्सपोर्ट हमेशा इस सिचुएशन में बढ़ेंगे जबकि इंपोर्ट गिरते चले जाएंगे, लॉजिक भी है। आप ये समझो बेटा, पहले फॉरेनर्स अगर $1 लाख लेकर आते तो इंडिया से 70 लाख रुपए का सामान ले जाते, और अगर अब $1 लाख लेके आए तो 74,48,000 का सामान ले जाएंगे। मतलब उन्होंने कुछ किया भी नहीं, हमारे एक्सपोर्ट कितने रुपए से बढ़ गए, 4,48,000 रुपए से बढ़ गए। ठीक है ना, सच अ सिचुएशन इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसकी वजह से बेटा एक्सपोर्ट्स हमेशा बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स हमेशा गिरते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट आता है। क्योंकि पहले 70 लाख रुपए में $1 लाख का सामान ला सकते थे, अब वही सामान लाने के लिए आपको 74,48,000 रुपए लगेंगे, तब आप $1 लाख का गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। तो बेटा इंपोर्ट्स गिरेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। आई होप ये भी बात अच्छे से क्लियर है। 23 क्वेश्चन, स्टेट एनी टू कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बेटा M1 में क्या आता है, वैसे तो 3 चीजें आती है बेटा, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। कोई दो बातें लिख देना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। Elaborate any two instruments of credit control as exercised by RBI। यानी कि मॉनेटरी मेजर्स मुझसे पूछे जा रहे हैं। बेटा RBI क्या मेजर लेगा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए? बैंक रेट सबसे पहले, बैंक रेट, या और बात करूं तो मैं LRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत सारे मेजर है, इसकी बात करते हैं बैंक रेट की। बेटा बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे RBI कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। मैं कहूं पहले आप 6% पे लोन देते थे और कमर्शियल बैंक पब्लिक को 8% पे लोन देता था। अगर आपको क्रेडिट कंट्रोल करना है, RBI क्या करे, चुपचाप से इस रेट को 7% कर दे। अगर RBI आप रेट को बढ़ाओगे तो कमर्शियल बैंक को मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक ने इसको उठाकर 9% कर दिया। कहीं ना कहीं कोई तो पब्लिक डिस्करेज होगी जो लोन नहीं लेगी, उसको पता लगेगा पहले 8% पे लोन मिलता था, 9% पे अभी रुक जाता हूँ, जब 8% होगा तब ले लूंगा। बेटा यही तो हम चाहते हैं। जब भी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करना है, RBI क्या करता है, बैंक रेट बढ़ा देता है, जिससे पब्लिक डिस्करेज करती है लोन को, और यही हम चाहते हैं। सेकेंड वन इज LRR। बेटा लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है बेटा, आपको आपके डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज कैप्ट करना पड़ता है विद RBI एंड विद द बैंक इटसेल्फ। ठीक है ना, LRR दो चीजों से मिलकर बनता है, CRR और SLR। CRR क्या, कैश रिजर्व रेशो। हर कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज कैश की फॉर्म में रखता है बेटा RBI के पास, इसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और हर कॉमर्शियल बैंक अपने पास भी कुछ पैसे रखता है, इसे हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये मिलाकर बनते हैं बेटा LRR। ये पोर्शन आप लोन पर नहीं दे सकते, बाकी पोर्शन दे सकते हो। मान लो बेटा पहले LRR का रेट था 20%, तो अगर आपके पास 10 लाख के डिपॉजिट आए, आप 2 लाख छोड़ दो, 8 लाख लोन पर दे सकते हो। और अगर गवर्नमेंट क्रेडिट कंट्रोल करना चाहे, गवर्नमेंट LRR की परसेंटेज 40 कर दे। अगर आप 10 लाख के डिपॉजिट आए, आप 40% छोड़ोगे, यानी कि लोन कितना कर पाओगे, 6 लाख। ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में लोन कम पहुंचेगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। चलो जी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यूज द न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन। बेटा मैंने वैसे 23 का ना ए पार्ट कर दिया है, ठीक है। रही बात क्रेडिट मल्टीप्लायर की या मनी मल्टीप्लायर की, और विद एक्सप्लेनेशन समझाना आने वाला है बेटा, पास्ट ईयर के किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आने वाला, वहां मैं इसकी चर्चा कर दूंगा। अभी क्या कर रहे हैं बेटा, अभी इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कभी क्वेश्चन नहीं आया था, तो मेरे को लगा इसकी चर्चा भी जरूरी है। ये भी कर देंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, किसी ना किसी क्लास में आने वाला है ये पेपर। कहते हैं गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ GFCE एंड द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और मुझे डेटा गिवन है बहुत सारा। देखो वैसे तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग से ही समझ में आ जाता है मुझे कौन सा मेथड लगाना है। अगर क्वेश्चन में GFCE पूछ लिया आपसे, तो ये तो कंफर्म है कि मेरे को एक बार एक्सपेंडिचर मेथड लगाना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होगा। दूसरी बात, अगर मुझसे मिक्स्ड इनकम पूछ रहा है, तो ये भी मेरे को श्योर हो गया कि मुझे एक बार इनकम मेथड भी लगाना पड़ेगा, तभी मिक्स्ड इनकम कैलकुलेट होगा।
और मुझे गिवन क्या है, नेशनल इनकम, जीडीसीएफ, जीएफसी पूछा है, मिक्स्ड इनकम पूछा है, एनएफआईए, एनआईटी, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, नेट एक्सपोर्ट्स, पीएफसी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और ऑपरेटिंग सरप्लस। आओ जी प्यारे बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मुझे नेशनल इनकम गिवन है। अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड लगाना चाहता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कराता है और मुझे गिवन है नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, इसका कन्वर्जन कर लो जीडीपी एट एमपी में। इस एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए डैप एड, इस एन को डी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनएफआईए, इस एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी। एनएनपीएटएफसी अभी मैंने देखा था 71,000 था, डेप्रीसिएशन एनएफआई और एनआईटी देखते। बेटा डेप्रीसिएशन की फिगर कितनी है, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 3000, एनएफआईए 1000 और एनआईटी 2000, 3 1 और 2, 3000 जोड़ दो, 1000 घटा दो, एनआईटी 2000 जोड़ दो, यानी कि 4000 रुपए जोड़ दो, यानी कि जीडीपी एट एमपी 74,000। जीडीपी एट एमपी 74,000 है, चार चीजों से मिलकर बनता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इन चार चीजों से मिलकर बनता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी 74,000 आ गया, बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40,000, गवर्नमेंट फाइनल तो निकालना ही है, जीडीसीएफ 10,000, 40 10 और नेट एक्सपोर्ट्स 5,000। तो बेटा ये 40,000 गिवन है, ये मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूं, ये 10,000 गिवन है और ये 5,000 गिवन, तो ये मिलाकर 55,000 हो गया। और ये मेरे पास कितना है, ये सॉरी ये 75,000 था, 75,000 था, ये मेरे पास 55,000 है, ये 75,000 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, जीएफसी की वैल्यू आ जाएगी 20,000 करोड़। चलो पहला तो पार्ट निपटा। अब उसके बाद बेटा मुझे मिक्स्ड इनकम कैलकुलेट करनी है जो कि इनकम मेथड से निकलेगी, और इनकम मेथड निकलवाता क्या है, एनडीपी एट एफसी। मुझे गिवन क्या है, एनएनपी एट एफसी, एन को डी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनएफआई, माइनस कर दो एनएफआई। मैंने अभी देखा था ये फिगर 71,000 थी और ये 1,000 थी, यानी कि एनडीपी एट एफसी कितना आ गया 70,000। अब लगा लो इनकम मेथड का फॉर्मूला, एनडीपी एट एफसी किसके बराबर होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। मुझे ये कैलकुलेट करना है। ये 70,000 है, देखते हैं जी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस कितना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन है, वेजेस एंड सैलरी गिवन है 15,000। अगर वेजेस एंड सैलरी 15,000 है, ये यूज कर लूंगा, और ऑपरेटिंग सरप्लस 30,000। ये रहा 15,000, ये रहा 30,000, और मिक्स्ड इनकम वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। ये 45,000 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मिक्स्ड इनकम कितनी आ जाएगी 25,000 करोड़। पूरा पेपर सॉल्व हो गया बेटा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 2018 के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के साथ। इससे पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फो है, मेरी वेबसाइट www.successmantra.com, जहां मंत्रा में आप डबल ए लगाना नहीं भूलेंगे। इस वेबसाइट पर जाकर एक बंडल बाय कर लेना सैंपल पेपर का बेटा, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स अकाउंट्स 250 में है, कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है बेटा, उसके बाद इसके प्राइस जस्ट डबल होंगे, क्योंकि वो कॉस्ट बेटा मेरी मतलब 1% भी मेहनत का नहीं निकाल सकते, ठीक है ना जी, जितनी मेहनत इनको रिकॉर्ड करने में किया है। आई होप ये बात आप समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन देने से पहले। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रहेंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।